नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक के एकीकृत लोकार्पण योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिजर्व बैंक की दो उपभोक्ता केंद्रित पहल से निवेश के रास्ते बढ़ेंगे, पूंजी बाजार तक पहुंच आसान और सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा, छोटे निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश का अवसर मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में डूबे कर्ज की पहचान पारदर्शी तरीके से हुई है। समाधान और वसूली पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, निवेश सुगमता बैंकिंग प्रणाली पर आम आदमी का भरोसा वित्तीय समावेश और आसान पहुंच की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी किए गए हैं। सभी होटल, लॉज, धर्मशाला या ढाबा मालिक को उनके यहां रुके गेस्ट की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। रजिस्टर में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही पुलिस को सूचना दिए बिना कोई भी मकान मालिक किराए पर मकान नहीं दे सकेगा। पीएम मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी जम्बूरी मैदान में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे, जिसे बीजेपी की 2023 की चुनावी तैयारी की नज़र से भी देखा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। दरअसल 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन मिश्रा समेत सीडीओ अतुल वत्स के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के पेश भी कसे। फाइटर प्लेन इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से उड़े। एयर स्ट्रिप के मानक के अनुरूप सफाई और गुणवत्ता नहीं होने के चलते लड़ाकू जहाज एयर स्ट्रिप पर नहीं उतर सके। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया ने की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री व नेता मौजूद रहे। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन बैठक में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, प्रदेश के डिफेंस एक्सपो में 70 देशों के प्रतिभाग किया था। 1000 से अधिक कंपनियों ने एक्सपो में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। प्रदेश के पहले इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हमारे पास 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अब तक 3 लाख करोड़ रुपए अधिक निवेश के प्रस्ताव को हम लोग धरातल पर भी उतार चुके हैं। सीएम योगी ने बताया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में यूपी सरकार के साथ 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 23 MOU हुए हैं। मार्च 2019 में जनपद अमेठी में स्थित भारत रूस संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। यूपी ने एयर कनेक्टिविटी में बहुत प्रगति की है।
लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, हम जल्द ही एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना ला रहे हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में निवेश करने के लिए इन्वेस्टेड और किए जाने का प्रावधान है। हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच गए हैं। शाम करीब 4:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट के बाद वह सीधे लंका पहुंचे, जहां उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने मालवीय प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार किया। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और जनता ने हर हर महादेव के उद्घोष कर उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमर कस ली है। शुक्रवार को शाम 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह वाराणसी पहुंच गए हैं। संगठन के साथ बैठक कर यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए मंथन करेंगे। इसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करने के लिए 10 जनपद पहुंचे। वहीं अंबिका सोनी भी 10 जनपद पहुंची। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासी उठापटक जारी है। दिल्ली दरबार में सीएम अशोक गहलोत के बाद अपनी मांगों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हाजिरी लगा चुके हैं। हाईकमान दोनों गुटों की बात सुनने के बाद जल्द कोई फैसला ले सकता है। शुक्रवार दोपहर सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 40 मिनट मुलाकात की। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका भी कांग्रेस हाईकमान को तय करनी है। पायलट को कांग्रेस संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी देने पर लंबे समय से चर्चा है, लेकिन यह पद प्रदेश कांग्रेस में होगा या बाहर, इस पर भी निर्णय कांग्रेस नेतृत्व करेगा। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई पायलट की मुलाकात को संगठन ने नई जिम्मेदारी दिए जाने के लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कुल्लू जिले के ऐतिहासिक गांव मलाड़ा पहुंचे। देश विदेश में सैलानियों के लिए प्रसिद्ध मलाड़ा गांव के लिए करीब 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर सीएम यहां पहुंचे। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देव जमदग्नि ऋषि के दरबार में माथा टेका और प्रवेश की अनुमति ली। देवता से अनुमति मिलने के बाद ही जयराम ठाकुर गाँव में पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में मलाड़ा में भीषण अग्निकांड सामने आया था। उसी के प्रभावितों से मिलने सीएम यहां पहुंचे थे। और बता दें कि मलाड़ा गांव में पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहुंचा है। इससे पहले 2008 में हुए अग्निकांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने गांव में जाने का प्रयास किया था। सीएम ने आते जाते लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने रास्ते में कैफे संचालक व चाय की दुकान करने वालों से बातचीत की। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी थे। हालांकि हाल में ही अग्निकांड की वजह से मलाड़ा में 38 घर जल गए थे और 150 लोग प्रभावित हुए।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के परिसर में पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संरक्षण में आयोजित कानूनी जागरूकता प्रदर्शनी के दौरान राज्य भर में दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाओं को लेकर एक लघु फिल्म शुरू की है। पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस नगर अरुण गुप्ता ने कहा है कि पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक कानूनी जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के कृषि मंत्री की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब को डीएपी और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति में तेजी लाने का आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में पंजाब के लिए डीएपी के रैकों को प्राथमिकता से भेजा जाएगा। इससे पहले पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने डीएपी की आपूर्ति में तेजी लाने में अनुरोध किया था। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दखल के बाद पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्यकारी इंजीनियर को बतौर मुख्य इंजीनियर के तौर पर पदोन्नति दी गई। इस बारे में आयोग के सदस्य ज्ञानचंद ने बताया कि बलविंदर सिंह, जो पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण लुधियाना में बतौर कार्यकारी इंजीनियर 3 जुलाई 2015 से काम कर रहा था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कंगना रनौत ने 2014 में आज़ादी मिलने वाली बातें कहकर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। इसी बीच कंगना के मुंबई का खार स्थित घर के बाहर मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते मुंबई पुलिस ने कंगना के घर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी है। बता दें कि कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेत्री एक कार्यक्रम के दौरान कह रही हैं कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। कंगना के इस बयान पर काफ़ी बवाल मच गया है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण बड़ी समस्या बन रहा है। इसी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर एनबीसीसी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। दिल्ली सरकार ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि गोपाल राय ने शुक्रवार से धूल रोधी अभियान का दूसरे चरण की शुरुआत की है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को धूल रोधी सेल बनाने और संयुक्त धूल रोधी कार्य योजना को लागू करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ समन्वय में काम करने के लिए कहा गया है। यूपी में चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई है। समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं। गायत्री और 6 अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसका नशा दे दिया और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा 10 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में भारत के संबंधों की मजबूत नींव रखी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में 164 देशों के 50,000 से अधिक छात्र वर्तमान में भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि चेन्नई के लिए भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट वापस ले लिया गया है। जेनामणि ने बताया कि केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है। 13 और 14 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर से एक नई प्रणाली विकसित होने की उम्मीद है। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के डिजिटल जन जागरण अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में पार्टी नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद को लेकर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा, आखिर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है? क्या वे एक ही बातें हैं? अगर वे एक ही बातें हैं तो हम उनके लिए एक जैसा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? ये जाहिर तौर पर दो अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, क्या हिंदू धर्म किसी सिख या मुस्लिम को मारना है? लेकिन हिंदुत्व का यही काम है। इसके बाद राहुल ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आज लोग हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक समझने लगे हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्होंने कहा कि हम चाहे यह पसंद हो या नहीं हो, लेकिन बीजेपी संघ की नफरत वाली विचारधारा कांग्रेस की प्यार और राष्ट्रवादी वाली विचारधारा पर भारी पड़ी है। हमें यह मानना होगा। वाराणसी के सर्किट हाउस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है और वह निचले स्तर तक के नेताओं को मार्गदर्शन देता है कि हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और निश्चित रूप में आने वाले जो चुनाव हैं उसमें हमारा बूथ स्तर तक का कैडर बेस्ड पार्टी का है। जो कार्यकर्ता है वह जोड़ने वाला है। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। आने वाले दिनों में सियासी पारा उफान पर होगा। इसके साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह और भी खुलकर सामने आ सकती है। यूथ कांग्रेस के चुनावों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लगभग एक तरफा जीत के बीच अब हुड्डा ने 16 नवंबर को पार्टी विधायकों की अहम बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है। बैठक में विपक्ष से आपके समक्ष कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा तय होगी। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रोग्राम 18 नवंबर को जींद में होगा। बांगर बेल्ट में हुड्डा अपनी ताकत दिखाएंगे और इससे पहले वे अक्टूबर के शुरू में करनाल में कार्यक्रम कर चुके हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव नतीजों के बाद हुड्डा समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ गया है। हरियाणा की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इकाई ने प्रदेश के लोगों को निमोनिया के प्रति सचेत करते हुए कहा है कि ये एक गंभीर बीमारी है। बच्चों में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर डॉक्टर से जरूर जांच करवाएं। हरियाणा के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है और इस अवसर पर बच्चों में होने वाले निमोनिया के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय के असिस्टेंट्स की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान तकनीकी दौर में कार्य करने की नीति नए परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का अपडेट रहना जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने असिस्टेंट्स की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए केंद्र से बातचीत करके अतिरिक्त रैक देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन में हरियाणा को 16 अतिरिक्त रैक मिलेगी और इसके बाद जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने जिला उपायुक्तों को खाद वितरण की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को तुलना रामायण के कालनेमी राक्षस से की है। उन्होंने कहा कि राम राज्य और जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि रामायण काल के कालनेमी राक्षस हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, हम भी चाहते हैं इस देश में राम राज्य होना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हों वहां नफरत कैसे हो सकती है। राशिद अल्वी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस देश में जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को जो लोग गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उत्तराखंड के खटीमा में अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु नानक देव जी की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही उन्होंने जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में अब तक हुए विकास कार्यों का नाम पर जनता का आशीर्वाद मांगने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 15 नवंबर को अल्मोड़ा में आने का कार्यक्रम तय हुआ है और जिसकी तैयारियों को लेकर आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई, जिसमें प्रदेश मंत्री पुष्कर कला, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिलाध्यक्ष रवि रौतेला सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किच्छा में एम्स की घोषणा के सवाल के जवाब में कहा कि सैटेलाइट एम्स हॉस्पिटल क्या होता है, इसकी जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव को जनता को देनी चाहिए और इसकी परिभाषा सार्वजनिक करनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला का नाम लिए बिना कहा कि उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज का नाम इनके नेताओं के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह लोग मेडिकल कॉलेज को भी धरातल पर नहीं ला पाए हैं। कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि जनता को गुमराह करने वाली घोषणाओं के मामले में कांग्रेस सरकार पिछड़ गई है, जबकि भाजपा के मुख्यमंत्री घोषणा करने में काफी तेज साबित हुए हैं। आज अनंत कुमार और पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय सेवा और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ साथी पूर्व मंत्री स्वर्गीय अनंत कुमार जी की पुण्यतिथि पर कोटिशा नमन। देश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया था। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति, जंगलों और जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लेकर प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी समेत सभी आदिवासी महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लिया है, जिसको लेकर सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को धान के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। एएनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।